हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 14 होगा और आज हम फिनिश करेंगे ऑल टाइप ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजंस। सभी संचय और प्रावधान आज हम देखेंगे। आज हम ये भी देखेंगे संचय क्या है, प्रावधान क्या है, और आपका इंग्लिश में कहें तो इसको प्रोविजन, रिजर्व और हाँ एक रिजर्व फंड। ये तीनों क्या होते हैं, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, इसका भी आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद। जो अस्थगित संचालन व्यय होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, एन एक्सपेंडिचर फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, या दूसरा पास्ट, मतलब जो कार्यकर्मियों के मनोरंजन के लिए जो खर्चे किए हैं क्या उनको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या पास्ट एक्सपेंडिचर मेड बाय अ कंपनी नाउ एडजस्टेड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट। पिछले साल वाले ऐसे खर्चे जो अब के करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट किए गए हैं, या एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू इन द नेचर इज स्पेयर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। कुछ ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के तो हैं लेकिन कई कई साल तक वो क्या होते हैं, स्पेयर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, कई कई साल तक वो लिखे जाते हैं, कई कई साल तक वो रिटर्न ऑफ किए जाते हैं। या एन एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। ऐसे खर्चे जो जो अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं है। या इट इज अ रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या ये पुनरावृत्ति होने वाले व्यय हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी डी ई चार ऑप्शन, हमने पांच ऑप्शन दिए हुए हैं। और बीपीएससी कैसे पूछता है, एक ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा और सी ऑप्शन जो आपका होगा, सी ऑप्शन भी होगा आपका, ए बी सी और डी होगा और ई होगा। कैसे होगा, यहाँ कुछ ऑप्शन होगा, यहाँ कुछ ऑप्शन होगा, यहाँ कुछ ऑप्शन होगा। इसमें कहेगा मोर देन वन, क्या कहेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ऊपर जो है इनमें एक से ज्यादा आंसर है। या ई में कहेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज के इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बीपीएससी पूछता है। लेकिन हमने इस आपको ए बी सी डी ऑप्शन क्यों दिए हैं, हमने इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ ऑप्शन मिल सके, आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें कि कैसे कैसे ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ऐसे खर्चे जो कई कई साल तक फैले होते हैं, कई कई साल तक रिटर्न ऑफ होते हैं। जैसे माने अब 2024 पूरा हुआ है, नेक्स्ट ईयर 2025 होगा, उसके बाद 2026 होगा, और उसके बाद आपका 2027 होगा, और देन 2028 होगा। कोई खर्चा अगर 50 लाख का कर दिया हमने, तो इसे हम 50 लाख के खर्चे को ज्यादा उसमें एक साथ एक ही साल में नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जो एडजस्ट करेंगे वो केवल 10 लाख करेंगे, और आगे फिर 10 लाख यहाँ पर करेंगे, 10 लाख यहाँ एडजस्ट, 10 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, 50 लाख को इस तरह से हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ये जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, पहली बात कौन से नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम कई कई साल तक रिटर्न ऑफ करते हैं, कई कई साल तक वो खत्म होते हैं पी एंड एल अकाउंट से, उनको बोलते हैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ में अगर मैं यहीं पे एक बात और बताना चाहूँ तो वो भी कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होंगे जो जो बिजनेस की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जो बिजनेस की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, ऐसे खर्चे कहलाते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फिक्स एसेट खरीदना, फर्नीचर या मशीन खरीदना। और यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर था जैसे एडवर्टीजमेंट करना। ठीक है, तो इस तरह के खर्चे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सिंपल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो एक ही अकाउंटिंग ईयर से संबंधित होते हैं, नेक्स्ट ईयर में उनका कोई लाभ नहीं मिलता। तो तीनों आप याद रखना, कैपिटल जो बिजनेस की
फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देते हैं, उसकी कार्य क्षमता को मजबूत करते हैं। रेवेन्यू जो 1 साल तक ही प्रॉफिट देते हैं। और रेवेन्यू डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कई कई साल तक रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए उत्पाद के बाजार में प्रवेश हेतु किए गए विज्ञापन व्यय समझे जाएंगे। जब आप नए बिजनेस में आए हैं तो उसके लिए आप विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो उन खर्चों को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दिस। तो अभी तो बताया था, ये क्या होगा आपका सी ऑप्शन होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। an amount the amount spent to increase the earning capacity of the business। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने अभी बताया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन जिसका अपलिखित मूल्य 10,000 रुपए था वह 13,000 रुपए में बेच दी जाती है, यह राशि कहलाएगी। देखिए मशीन कितने का था, अपलिखित मूल्य कट कटा के मशीन 10,000 की बची, उसको कितने में बेच दिया, 13,000 में बेच दिया। तो कह रहे हैं यह राशि क्या कहलाएगी, इसको आप पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे, संबंधित लाभ पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, या रेवेन्यू रिसीट कहेंगे, या कैपिटल रिसीट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। और जो प्रॉफिट होगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, या आपका जो कैपिटल रिसीट है ये और प्रॉफिट जो इन्वॉल्व होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। देखिए जब आप मशीन को बेचते हैं, जैसे मशीन आपकी 10,000 की थी, मशीन आपकी 10,000 की थी, और आपने इसको कैसे बेचा, आपने इसको 3,000 तो लिया इस पर प्रॉफिट, 3,000 प्रॉफिट, और 10,000 रुपए आपके क्या आ गया, ये कॉस्ट थी। तो ये जो होती है ये होती है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब जो आपके सर्विस या गुड्स को बेचने से नहीं मिली है। और ये क्या होता है आपका प्रॉफिट। और आपको पता है प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कैपिटल रिसीट, कैपिटल, ये क्या होगी, कैपिटल रिसीट या कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, और यही पूछा था, देखिए डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कहा है कैपिटल रिसीट, फिर रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। देखो अब आप समझिए, रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है सेल करने से होती है, ऑफ या तो गुड्स को, जो आपने गुड्स बनाया है, या तो आप उनको सोल्ड करेंगे, या जो आप सर्विस दे रहे हैं उनको सेल करेंगे, तो उनसे जो मिलती है वो तो रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट, देखिए लिख रहा पीटी है, पीट, लेकिन रिसीट बोलते हैं इसको। और एक होती है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या, ना तो गुड्स बेच रहे आप ना सर्विस, अदर देन गुड्स एंड सर्विस, अदर देन गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस को बेचने से अलग जो जहां से पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञापन अभियान पर किया गया खर्च जिसका लाभ 3 वर्षों में 3 वर्ष वर्ष मिल रहा, यह खर्चा कहलाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी तो मैंने पूछे थे, तो ये आपके लिए, आप बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ विज्ञापन पर खर्च किया है और वो इस साल नहीं दिखा रहे, कह रहे हैं कि जिसको 3 वर्षों तक मिलेगा, 3 वर्षों तक उसको दिखाएंगे, 3 वर्षों तक खर्चा दिखाएंगे। तो जब 3 वर्षों की यहाँ बात आ गई, तो 3 वर्ष कहते ही कई साल तक दिखाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और वैसे भी एडवर्टीजमेंट का मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दे चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। क्रय के स्थान पर प्रतिस्थापन करने के स्थान तक लाए जाने वाले उपकरण के लिए भुगतान किया गया बीमा व्यय प्रकार का व्यय होगा। कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, क्या है ये, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी कैसा है, जो पेड किया गया है, ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस टू परचेज टू द प्लेस इंस्टॉलेशन, परचेज वाले प्लेस से इंस्टॉलेशन वाले प्लेस पर लाने के लिए जो खर्चा किया गया है वो आपका कौन सा खर्चा होगा।
पूछ रहे हैं उस खर्चे को आप क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, परिचालन व्यय का खर्चा। ये किसको कह रहे हैं? देखिए ये एक प्लेस है, ठीक है, ये एक प्लेस है। यहाँ पर आपने इक्विपमेंट खरीदा, लेकिन इसको आप यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ पर इससे काम लेंगे, तो ये जो इसको यहाँ लाने पर जो आपका खर्चा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्रेट रिजर्व इज द कंशन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग। जो सीक्रेट रिजर्व है वो किसकी वजह से बनता है? तो देखिए पहले मैं समझता हूं, मुझे बताना चाहिए यहाँ पर कि रिजर्व क्या है। पहले ये बताना चाहिए रिजर्व क्या है, प्रोविजन क्या है। मुझे लगता है कि एक बार हमको इनको डिस्कस कर लेना चाहिए। या रिजर्व फंड क्या है, या रिजर्व फंड क्या है, या मुझे बताना चाहिए सीक्रेट सीक्रेट रिजर्व क्या है, ये मुझे यहाँ पर बताना चाहिए। तो पहले इनको ही हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर रिजर्व क्या होता है। पहले रिजर्व को लिख लेते हैं। तो रिजर्व को लिख लेते हैं, आप इसको नोट कर ले साथ साथ। देखिए रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व रिजर्व इज द रिजर्व इज द अमाउंट reserve is the amount set aside set aside out of the profit out out of profit out of profit for a for a specific purpose specific purpose specific purpose। और या जरूरी नहीं स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो, ऐसे भी हो सकता है कि टू स्ट्रेंथन तो रिजर्व इज अ अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट होता है, वह पैसा होता है जिसको हम अलग रख देते हैं। और कहाँ से अलग रख देते हैं? प्रॉफिट से अलग रख देते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, या मजबूती देने के लिए, फिनेंशियल पोजीशन को मजबूती देने के लिए। और फिनेंशियल पोजीशन भी किसकी? हमारे बिजनेस के। अपने बिजनेस को मजबूती देने के लिए हम कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से अलग रख देते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो इसके एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे जर्नल रिजर्व, जैसे क्या हो सकता है? जर्नल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये रिजर्व के क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद साथ ही देख लेते हैं हम अपना प्रोविजन के। प्रोविजन क्या है? अब प्रोविजन को लिख लेते हैं। प्रोविजन प्रोविजन को क्या कहेंगे? तो प्रोविजन एक्सपेंसेस और लॉस हो सकते हैं, लाइबिलिटी अकाउंटेड ऑन अ बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड। जब आप एस्टिमेट बना लेते हैं, आप सोच लेते हैं कि इतना हमारा फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसके लिए जो आप पहले ही पैसा प्रॉफिट से अलग रख लेते हैं, उसको बोलते हैं आप प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आप प्रोविजन बना लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, कि हो सकता है आपके डेटर्स इतने ना मिले, ठीक है। और एक होता है आपका रिजर्व फंड, तीसरा क्या होता है आपका? रिजर्व फंड। तो इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं आपके आपके इस पेन से लिख लेते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, अब ये रिजर्व फंड क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोविजन तो हो गया एक्सपेंसिव लॉसेस और लाइबिलिटी, जो आप पहले अनुमान लगा लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना लॉस हमें हो सकता है। और रिजर्व फंड होता तो ये रिजर्व ही है। तो द अमाउंट रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन द आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड सिक्योरिटीज, द रिजर्व इज टर्म एज रिजर्व
फंड। तो रिजर्व फंड क्या होता है? होता तो ये रिजर्व ही है, लेकिन जब हम रिजर्व को बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? रिजर्व फंड बन जाता है। अब देखते हैं सीक्रेट रिजर्व। अब देखते हैं सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं सीक्रेट रिजर्व। तो यहाँ पर अगर सीक्रेट रिजर्व को देखें तो ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है कि ये आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। दूसरा, अगर आगे देखें इसके बारे में, आगे बात ये है इसकी कि एक तो ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। दूसरा, इट कैन बी क्रिएटेड, ये कैसे बनाया जा सकता है, ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो ये आपका क्रिएट किया जा सकता है, दिस इज दिस कैन बी क्रिएटेड बाय शोविंग द एसेट एट लोअर अमाउंट। देखिए, जो आपकी जितने की एसेट है आप उनको कम कम में दिखाओ। है तो 1 लाख रुपए की एसेट, आप उनको 80,000 में दिखा दो तो आपका सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। या जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है उनको आप ज्यादा दिखा दो। आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी 1 लाख की, आप 2 लाख की दिखा दो तो वो क्या हो जाएगा? सीक्रेट रिजर्व इससे बन जाता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको मैंने ये सभी को क्लियर कर दिया है, ये आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो रिजर्व होता है, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चार्ज कहा जाता है, सॉरी प्रोविजन जो होता है ये चार्ज कहा जाता है, और रिजर्व अप्रोप्रिएशन किया जाता, अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि सीक्रेट रिजर्व जो क्रिएटेड होता है, कैसे क्रिएटेड होता है? अंडर वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को कम दिखाने से ये क्रिएट हो जाता है, या फिक्स एसेट को कम दिखाने से क्रिएट हो जाता है, या आपका ये कैसे होता है, हम्म, या ये आपका ट्रीटिंग ट्रीटिंग एज ट्रीट करने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, या अंडर वैल्यूइंग ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अंडर वैल्यू करने से होता है, लाइबिलिटी को या अंडर वैल्यू करने से होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा ए एंड बी के द्वारा। देखिए, ए, अगर आप एसेट को अंडर वैल्यूड करोगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं सीक्रेट रिजर्व कैसे बनता है, और मैंने और कैसे बनता है मैंने यहाँ भी बता दिया है कि और बनता है कि आप अपना लाइबिलिटी और एसेट को देखें। लेकिन अगर आप रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू मानते हैं तो भी आपका ये क्या बन जाता है? सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उससे आप इसको आप पूरा लिख लें कि रिजर्व क्या, प्रोविजन क्या है और रिजर्व फंड क्या है। ठीक है, हमने सब एक ही जगह इकट्ठे किए हुए क्वेश्चन है, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड आइटम इज शो इन द एसेट इज कॉल्ड। देखिए, जब समायोजन के व्यय को हम संबंधित मदों में से घटाया जाता है तो संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, या कैपिटल एक्सपेंसेस। बात कर रहे हैं कि जब उसको माइनस किया जाता है, जब आप उसको माइनस करते हैं। अब आप ये देखें, माइनस आप किसको करेंगे? जो आप माइनस करेंगे तो माइनस कौन से अमाउंट को करेंगे आप? तो माइनस जो आप अपने अमाउंट को करेंगे तो वो करेंगे आप अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को। किसको करेंगे आप? प्रीपेड एक्सपेंसेस को, कैपिटल एक्सपेंसेस को। आप देखिए, जब आप यहाँ पर बना रहे हैं और आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपने दिखाया रेंट, और रेंट को आपने दिखा दिया 1 लाख, लेकिन इसमें से माइनस कर दिए 20,000। 20,000 क्यों माइनस करे? क्योंकि वो आपने अगले साल के दिखा दिए, प्रीपेड थे वो। ठीक है, वो क्या थे? प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, आपने एडवांस में पेड कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं सीक्रेट रिजर्व मे नोट द रिजल्ट। तो जो सीक्रेट रिजर्व है वो किसका, सीक्रेट रिजर्व किसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है? तो सीक्रेट रिजर्व देखना है आपको। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्या ये प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर से होता है, या प्रॉफिट पीरियड टू द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहला जो प्रॉफिट होता है उससे रिजर्व बन, रिजल्ट, रिजल्ट नहीं होता। देखिए, प्रीमियम से भी बन सकता है। बात क्या है यहाँ पर कि किससे नहीं बनता है, किससे
नहीं बनता है, ये बात है। ठीक है, तो किससे नहीं बनता है? तो ये जो नहीं बनता है, कि आपका रिजर्व को क्रिएटेड, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट किया है, उससे आपका सीक्रेट रिजर्व नहीं बनता है। बाकी इन सब से सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट हो सकता है ये? तो यहाँ पूछ रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि सीक्रेट रिजर्व किससे नहीं बनता है, और अब क्या पूछा है, किससे बनता है। तो क्या क्रिएटिंग जनरल रिजर्व से बनता है, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन से, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक डेप्रिसिएशन लगा दिया हो, या आपने ओवर वैल्यूम कर रखा हो स्टॉक का, जो रहतियां हैं उनको आपने ज्यादा मूल्य पर दिखाया हुआ है, या अंडर वैल्यूएशन कर रखा है लाइबिलिटी का। तो सही ऑप्शन होगा आपका प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। अत्यधिक ह्रास को भी दिखाने से क्या हो जाता है, गुप्त संचय सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक कंपनी अपनी फैक्ट्री के, कौन सा, ज्यादा आगे पहुंच गए, यहाँ थे हम, और अब आएगा हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अवितरित लाभ कौन सा नहीं है, सामान्य संचय, एम्प्लॉय कंपटीशन फंड अकाउंट, सिक्योरिटी प्रेफरेंस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन रिजर्व, मतलब लाभांश सामान्यकरण संचय। तो कौन सा यहाँ पर पूछा है कि अवितरित, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो सिक्योरिटी प्रेफरेंस अकाउंट होता है। बाकी जो आपके प्रॉफिट होते हैं, इस प्रॉफिट में से आप जनरल रिजर्व भी बना देते हैं, इस प्रॉफिट से आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बना देते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन या एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बना देते हैं। आप सिक्योर, आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी कर सकते हो, इसमें से डिविडेंड डिविडेंड भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं होता। ये तो जब होता है जब आप शेयर इशू करोगे, है 100 का शेयर, और उसको आप 110 में बेच रहे हो, तो 10 रुपए क्या होगा, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विभाजित लाभ से अलग की गई, बाहर विनियोजित की गई राशि को क्या कहा जाता है। देखिए पूरी डेफिनेशन दे दी। कह रहे हैं कि एक ऐसा अमाउंट जो प्रॉफिट से निकाला है, और इसको इन्वेस्टेड कहाँ कहा है, बाहर, बिजनेस के बाहर का किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर से सीधा आंसर आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है। तो यह किसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने, रिजर्व फंड की। तो यहाँ रिजर्व ना देकर फंड पूछा था आयोग ने, तो आप इसको कहेंगे फंड। जब बिजनेस से बाहर जो रिजर्व है आपका, रिजर्व का पैसा बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं किसी सिक्योरिटी में, तो ये कहलाता है रिजर्व फंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अपनी फैक्ट्री के नवीन भवन के निर्माण के पश्चात उसमें स्थानांतरित हो गई। इस प्रक्रिया के दौरान पुराने ढांचे का गिराने में 20,000 रुपए का खर्चा आया, और पुराने स्टॉक को ट्रांसफर करने में 2,000 रुपए का खर्चा आया। तो ये व्यय किस प्रकार के होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, या आपके कैपिटल रिजर्व कहलाएंगे। देखिए आपको पता है, जब हम एक मशीन को कहीं लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे यहाँ एक जगह कारखाना था, इसको दूसरी जगह ले आए, तो इस कारखाने को दूसरी जगह लाने में एक तरह से हमने सारी मशीनें दोबारा लगाई, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो बोलेंगे इसको भी। तो सही ऑप्शन आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको दोनों में से देखना है, एक आर है, एक ए है और एक आर है। आपको ये बताना है आर सही है गलत है, आपको ये बताना है ए सही है गलत है, और ये साथ में ये भी देखना है कि क्या आर ए के बारे में सही बताता है। देखिए कह रहे हैं नई मशीन की स्थापना करने के लिए अदा की गई मजदूरी पूंजीगत खाता मानी जाती है। बात बिल्कुल सही है। देखिए जब आप नई मशीन लाते हो, तो उस मशीन को जो फिक्स करोगे, उसमें दी गई वेजेज, मजदूरी, वो क्या होगी आपकी, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। जैसे आपकी मशीन खरीदी हो, आप उसको मशीन खरीदना ही मानेंगे, वेजेस को भी। तो बात बिल्कुल सही कही गई है। दूसरा दूसरा कह रहे हैं इट रेफर द पुटिंग अ न्यू एसेट टू वर्क। ये नई एसेट को पुट करने के लिए, पुट करने के लिए, आपकी नई एसेट को शुरू करने के लिए वेजेस दी गई है, इसलिए इसको क्या मानते हैं, पूंजीगत व्यय मानते हैं। तो देखिए दोनों बातें, तो यहाँ पर दोनों बातें सही कह रहा है, बातें भी दोनों सही हैं, और आर ए के बारे में सही बता रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, और ये
आर जो है वो ए के बारे में करेक्ट स्पष्टीकरण या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इस तरह के क्वेश्चन हायर थिंकिंग के क्वेश्चन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या होगा? देखिए ये क्या है, ये है आपका बिजनेस। यहाँ क्या है, ये ओनर है बिजनेस को करने वाला, या बिजनेस के ओनर को अपने घर में कोई जरूरत है, वहां के लिए पैसे की जरूरत है, तो उनका जो ओनर है वो आता है और यहाँ से पैसा निकाल कर अपनी पर्सनल नीड के लिए ले जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो इस पर अगर अब बिजनेस कहता है मैं तो इस पैसे पर ब्याज लूंगा, तो बिजनेस के लिए क्या होगा, ये बिजनेस के लिए तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिजनेस को तो ये लाभ होगा, क्योंकि उसको ये फायदा है। जो रुपए ये लेके गया उसको वापस करेगा करेगा, प्लस इस पर वो ब्याज भी देगा। तो बिजनेस के लिए क्या होगा, ये बिजनेस के लिए हो जाएगा ये आपका प्रॉफिट। तो सही आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिशर टू एक्वायर कॉपीराइट। देखिए आप कॉपीराइट ले रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या आता है। एक आपका कॉपीराइट आता है, एक तो आपका कॉपीराइट आता है, इसमें कॉपीराइट, एक आपका पेटेंट आता है, और आपका इसमें ट्रेडमार्क भी आता है। ये तीनों चीज इसमें ट्रेडमार्क भी आता है। कॉपीराइट मतलब आपने कोई साहित्य बनाया है, कोई पोयम लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, कोई फिल्म लिखी है, उसको कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, चोरी ना कर ले, तो आप उसका रजिस्टर्ड करा लेते हैं अपने नाम से। तो इस राइट को क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। और अगर आपने कोई मेडिसिन बनाई है, कोई दूसरा उसकी जैसी ना बना दे, तो उस पर आप अपना अधिकार लेने के लिए उसको पेटेंट करा लेते हैं। और आपका जो ट्रेडमार्क होता है, आपका जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये कोई सिंबल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह का एक सिंबल होता है, और ये सिंबल किसका होता है, ये नाइक नाइक का होता है। इसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर जब कॉपीराइट लिया, तो कॉपीराइट पे जो खर्च किया गया है, जो कॉपीराइट पर यहाँ पर खर्च किया गया है, तो पूछा ये गया है कि कॉपीराइट पर किए गए खर्च को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट ऑफ 1 लाख फॉर द परचेज ऑफ द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर फार्म। आपने खेती करने के लिए 1 लाख रुपए की जमीन ली है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इस बात को यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, आपने जमीन ली है। कह रहे हैं पेमेंट और 3 लाख टुवर्ड्स एक्सरसाइज ड्यूटी शुगर मैन्युफैक्चर। देखिए आप एक्सरसाइज ड्यूटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। और फिर कह रहा है कि इन्वेस्ट ऑफ 5,000 इन द गवर्नमेंट लोन। आपने गवर्नमेंट लोन में इंटरेस्ट में गवर्नमेंट लोन में इन्वेस्ट किया है, तो ये भी क्या है, आपका कैपिटल होगा। और आपका पेमेंट ऑफ 60,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे सीडिंग, आप रेलवे सीडिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर यहाँ पर आपका होगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। पूछा पूंजीगत व्यय कौन सा नहीं होगा, जमीन खरीदी पूंजीगत व्यय, आपने जमीन खरीदी पूंजीगत व्यय है। आपने पेमेंट किया किसके लिए, टैक्स के लिए दिया, तो ये नहीं है, ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और बाकी सब पूंजीगत खर्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए लाभ हानि खाता, इसमें देखो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड, या आपका बी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अनक्लेम्ड 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 डिविडेंड जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, और कह रहे हैं बैलेंस शीट जो होती है उसको जो शेयर प्रीमियम होता है वो लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, ये भी बात ठीक है। बैलेंस शीट में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो एसेट दिखाए जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो था, ये डिविडेंड रिसीव्ड, ये डिविडेंड रिसीव्ड आपका पी एंड एल अकाउंट में नहीं होता है, ये किसमें होता है आपका, ये होता है आपका बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए मतलब यहाँ पर ये जोड़ा सही नहीं मिला हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं। आपने रिपेयर कराई है, परचेज की सेकंड हैंड मशीन, कोई पुरानी मशीन की परचेज की और उसको शुरू करने में आपने
रिपेयर खर्चा किया है, तो ये आपका क्या है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नहीं, ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कह रहे हैं आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, क्या ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं, ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं कोस्ट इशू शेयर ऑफ डिवेंचर, कोस्ट आई है इशू करने में डिवेंचर को, तो ये क्या है, कैपिटल रेवेन्यू। और लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपकी जो ये पार्ट है बी, बी ये आपका कैपिटल, ये पूछा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम ऑफ हैव क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? देखिए याद रखना, आपके अगर मॉडर्न अप्रोच देखें तो उसमें आपके 5 तरह के अकाउंट होते हैं, आप उनको क्लियर से याद कर सकते हैं। CLEAR, क्लियर। C4 होता है आपका कैपिटल, C4 होता है आपका कैपिटल, L4 होता है आपका लाइबिलिटी, और E4 होता है आपका एक्सपेंसेस, और A4 होता है आपका एसेट्स, और आपका R4 होता है रेवेन्यू। हिंदी में अगर इन्हें देखें तो पूंजी, दायित्व, खर्चा, संपत्ति और आय, इनकम। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसमें अगर बात करें हम डेबिट क्रेडिट की, तो देखिए ये जो अकाउंट है दोनों ये, और प्लस आपका ये रेवेन्यू, ये अगर बढ़ते हैं, इनका बढ़ते हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं, और हमेशा इनका बैलेंस भी क्रेडिट आएगा। और बाकी जो बचे इनका बैलेंस मतलब एक्सपेंस एसेट्स का, इनका बैलेंस डेबिट होता है। अब आप यहाँ से यही देख लीजिए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, किसका क्रेडिट बैलेंस होगा? तो कह रहे इनकम एक्रूड, आपने कमा तो ली, अर्जित तो होगी, किंतु अप्राप्य मतलब कमा तो ली लेकिन आपको मिली नहीं है, तो ये क्या बन गई आपकी एसेट बन गई, और इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। ये कह रहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ये लाइबिलिटी बन गया है आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपकी एसेट हो गई है, क्योंकि आपने पहले ही खर्चा पेड कर दिया, तो ये भी क्या है, आपकी एसेट है। कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया लेकिन पेड नहीं किया, तो ये क्या बन गया, आपकी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के अकाउंट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है आपका एक्सपेंसिव खर्चा, खर्चे का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एक ही तो आ रहा है जिसका क्रेडिट है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,